पाहुण्यांचे सभागृहात आगमन होत आहे. सर्व पाहुण्यांचे मनपूर्वक स्वागत. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. सर्वप्रथम मान्यवरांना विनंती आहे की त्यांनी दीप प्रज्वलन करावे व अमृतपुत्र स्वामी विवेकानंद यांच्या प्रतिमेला पुष्पार्पण करावे व कार्यक्रमाची दिवस सुरुवात करावी. संस्कृती आहे आपली प्रकाशाची, शीतलता आहे त्या चंद्राची, दीप प्रज्वलनाने सुरुवात कार्यक्रमाची, हीच प्रथा आहे भारतीय संस्कृतीची. सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावर आपले स्थान ग्रहण करावे. प्राप्त विशालदादा शेंडे यांनी मंचावर आपले स्थान ग्रहण करावे अशी मी त्यांना विनंती करतो. सोबतच प्राध्यापक मनुरे सर यांनी आपले मंचावर स्थान ग्रहण करावे अशी मी त्यांना विनंती करतो. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात आपण या मार्गदर्शन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आपले महाविद्यालयाने आयोजन केलेले असून त्यात सर्वांचे स्वागत. श्री शिवाजी महाविद्यालय राजुरा तसेच राष्ट्रीय सेवा योजना पथक श्री शिवाजी महाविद्यालय राजुरा यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय सेवा योजना यामध्ये मिळणाऱ्या संधी याबद्दल मार्गदर्शन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर SM वारकड सर उपस्थित आहेत. सोबतच या कार्यक्रमाला प्रमुख वक्ता व अतिथी म्हणून 2020-21चा राष्ट्रीय सेवा योजनेचा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त स्वयंसेवक मान्य श्री डॉक्टर दिवेश गिन्नारे सर हे उपस्थित आहेत. सोबतच आपल्या महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉक्टर राजेश खेरानी सर, इतिहास विभाग प्रमुख व राष्ट्रीय सेवा योजनेचे कार्यक्रम अधिकारी गुरुदास बलकी सर व सारिका साबळे मॅम या सर्व या कार्यक्रमात उपस्थित आहे. स्वागत नसे हे फक्त, आहे हा तर जिव्हाळा, आपल्या पदस्पर्शाने पावन झाला हा सोहळा. तर आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आपल्या श्री शिवाजी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर SM वारकड सर यांचे स्वागत करण्याकरिता मी सूरज पचारे याला आमंत्रित करतो. NSS क्लॅप गो. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी व वक्ता 2020-21च्या राष्ट्रीय सेवा योजनेचा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मान्य श्री डॉक्टर दिवेश गिन्नारे सर यांचे स्वागत NSS व्हॉलंटियर पवन चिंतलवाल करतील अशी मी त्याला विनंती करतो. माफी असावी मंचावरील सर्व मान्यवर करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. शॉल, श्रीफळ, सन्मान चिन्ह व बुके घेऊन येण्यात यावे. NSS क्लॅप्स गो.
आपल्या श्री शिवाजी महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉक्टर राजेश खेरानी सर यांचे स्वागत करण्याकरिता मी तुकाराम कोडाबे याला आमंत्रित करतो. NSS क्लॅप्स गो. आपल्या महाविद्यालयाचे इतिहास विभाग प्रमुख व राष्ट्रीय सेवा योजनेचे कार्यक्रम अधिकारी गुरुदास बलकी सर यांचे स्वागत करण्याकरिता मी अनुराग गायकवाड याला आमंत्रित करतो. दोन 2019-20चा राज्यस्तरीय उत्कृष्ट स्वयंसेवक पुरस्कार प्राप्त विशालदादा शेंडे याचे स्वागत करण्याकरिता मी निकिता जोगी हिला आमंत्रित करतो. NSS क्लॅप्स गो. ग्रंथालय विभाग प्रमुख सारिका साबळे मॅम यांचे स्वागत करण्याकरिता मी राधिका दोरखंडे हिला आमंत्रित करतो. प्रगतीच्या युगात संस्कारांना स्थान, ज्ञानाच्या विश्वात शिक्षकांना मान आणि कार्यक्रमांच्या प्रारंभी व्हावे प्रास्ताविकेचे ज्ञान. तर या कार्यक्रमाचा प्रास्ताविक व स्वागतपर भाषण देण्याकरिता मी श्री शिवाजी महाविद्यालय राजुरा येथील इतिहास विभाग प्रमुख व राष्ट्रीय सेवा योजनाचे कार्यक्रम अधिकारी प्राध्यापक गुरुदास बलकी सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सादर करावे. धन्यवाद शशिकांत. आज दिनांक 8 डिसेंबर 2022 या दिवशी आपल्या महाविद्यालयामध्ये राष्ट्रीय सेवा योजना पथकाद्वारे एका विशेष कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि या कार्यक्रमाचे मुख्य वक्ते म्हणून जे आज आपल्याला लाभलेले आहेत ते 2020-21चे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त, राष्ट्रीय सेवा योजनेचा पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर दिवेश गिन्नारे यांचं मी इथे स्वागत करतो, अभिनंदन करतो. सोबतच आजच्या या कार्यक्रमाला आमच्या महाविद्यालयाचे अध्यक्ष म्हणून लाभलेले डॉक्टर वारकड सर, उपप्राचार्य खेरानी सर, तसेच आमच्या महाविद्यालयाचा NSSचा व्हॉलेंटियर 19-20चा स्टेट गव्हर्नमेंटचा जो NSS अवॉर्ड मिळालेला आहे तो विशाल शेंडे, सोबतच माझे सहकारी डॉक्टर साबळे मॅडम, प्राध्यापक रमण सर, प्राध्यापक डॉक्टर मनुरे सर, सोबतच दिवेश गिन्नारे यांच्यासोबत आलेले बलदेव सिंह कटारिया यांचंसुद्धा इथे स्वागत करतो. आज आपण मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर अपॉर्च्युनिटीज इन NSS या विषयावर NSSमध्ये काय अपॉर्च्युनिटीज आहेत किंवा NSSच्या विद्यार्थ्याकडे काय काय करण्यासारखं आहे, NSSच्या विद्यार्थ्याकडेच नाही तर इतर विद्यार्थ्याकडे सुद्धा, कारण इथे जमलेले सर्व विद्यार्थी NSSचे जरी नसले तरी मात्र NSS एक लिमिटेड लोकांना घेतं, प्रत्येकाला घेता येत नाही. पण तुम्हीसुद्धा NSSच्या बाहेर राहूनही स्वयंसेवकाचं काम करू शकता आणि या समाजाला, या राष्ट्राला जर महाशक्ती बनवायचं असेल, विश्वगुरू बनवायचं असेल तर प्रत्येकाला स्वयंसेवक होऊन काम करणं आवश्यक आहे. यासाठी आज आपण या कार्यक्रमाचं इथे आयोजन केलेलं आहे. नेमका परीक्षेचा कालावधी सुरू झालेला आहे, तुमचे स्कॉलरशिपचे फॉर्म भरणं सुरू आहेत, सोबतच हॉल तिकीटसुद्धा मिळणं सुरू आहे. या घाई गडबडीमध्ये एका विशेष कार्यक्रमानिमित्त डॉक्टर दिवेश गिन्नारे यांचं राजुरामध्ये आगमन होत होतं आणि त्यांना मी पहिले बोललेलं होतं की जेव्हा केव्हा याल तेव्हा आम्हाला सांगाल, आणि त्यांनी तसं सर मैं आ रहा हूं राजुरा, तर मी या घाई गडबडीत तुमच्यासाठी या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे. त्यांनी जे काही आपलं कार्य केलं त्यांना तर NSSमध्ये काय पुरस्कार वगैरे मिळते हे माहितीही नव्हतं, म्हणजे अनभिज्ञपणे जे कामं सुचत गेले ते कामं करत गेले आणि त्यानंतर त्यांना जे काही मिळालं ते यश डोळे दिपवून टाकणार आहे. ज्या संपूर्ण भारतातून पहिल्यांदा वेटरनरी कॉलेजला म्हणजे पशुवैद्यकीय आणि जे विद्यापीठ आहे त्यांना पहिला पुरस्कार मिळाला असेल तर तो मिळाला दिवेश गिन्नारे यांच्यासाठी. एक जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या सर्वांकडून, कारण हा पुरस्कार महाराष्ट्रातून दोघाला मिळाला. त्यामध्ये दिवेश गिन्नारे आहेत आणि सोबतच प्रतीक कदम नावाचे जळगाव की काहीतरी त्या पश्चिम महाराष्ट्रातले विद्यार्थी आहेत. यामध्ये
हा पुरस्कार देत असताना त्यांच्या कार्याचा लेखाजोखा पाहिला जातो. महाराष्ट्रातून पहिली निवड होते आणि त्यातून महाराष्ट्रातून 4 प्रस्ताव दिलेले जातात आणि तिथे स्क्रुटनी होऊन तिथून दोघांना निवडलं जाते, कधी एकाला निवडलं जाते आणि त्यामधून त्यांची निवड होणं हे नक्कीच आमच्यासाठी भूषणावं आहे. कारण दिवेश गिरनारे हे मापसू विद्यापीठाचे नागपूर विद्यापीठाचे विद्यार्थी आहेत आणि त्यांनी आता अलीकडेच त्यांनी वेटरनरीमध्ये डिग्री पूर्ण केलेली आहे आणि इंटर्नशिप प्रोग्राम त्यांचा 3 महिने बाकी आहे. त्यानंतर ते आपली प्रॅक्टिस करायला मोकळे आहेत. आणि हे सर्व करत असताना बघा, आपला अभ्यास आणि डॉक्टरकीचा अभ्यास यामध्ये भरपूर फरक आहे. त्यामध्ये हे सर्व करत असताना समाजसेवा, कोरोनाच्या काळामध्ये झालेले अनेक जे कार्यक्रम होऊ घातलीत, जे आपल्या स्वतःच्या मनानं केलेले कार्यक्रम आहेत ते तुम्हाला प्रेझेंटेशनवर दिवेश दाखवणार. तरीसुद्धा आपण काय करू शकतो, आपल्याकडे आपल्या गावात काय संधी आहेत. जर एखादा डॉक्टरकीचा कोर्स करणारे विद्यार्थी करू शकत असेल तर आमचा पिंडच समाजसेवेचा आहे, सोशल सायन्स आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याचा बऱ्यापैकी सोशल हिस्ट्री, सोशॉलॉजी, पॉलिटिकल, इकॉनॉमिक्स हे विषय आहेत आणि त्यामुळे आपण समाजाशी जोडून आहोत. त्यामुळे आपण काय करू शकतो, आपल्या हातून काय घडावं, NSSसाठी म्हणून स्वतःसाठी, आपल्या समाजासाठी, आपल्या राष्ट्रासाठी आपण काय करू शकतो, यासाठी तुम्हाला मार्गदर्शन मिळावं, यासाठी आजच्या या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं. आणि या घाई गडबडीत या आयोजनाची परवानगी आमच्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी दिली. प्रत्येक कार्यक्रमाला होकार देणारे आमचे महाविद्यालय प्राचार्य यांचंसुद्धा मी अभिनंदन करू इच्छितो, धन्यवाद देऊ इच्छितो. आणि आमच्या विनंतीला मान देऊन दिवेश गिरनारे वेळेवर इथे उपस्थित झाले त्याबद्दल त्यांचंही मी अभिनंदन करतो आणि स्वागत करतो आणि आभारी मानतो. आणि मी जर प्रास्ताविक पर संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी व मार्गदर्शक माननीय श्री डॉक्टर दिवेश गिरनारे सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी विद्यार्थ्यांचे मार्गदर्शन करावे. जय हिंद टू ऑल ऑफ यू. मेरी मराठी थोड़ी सी वीक है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट. सर्वप्रथम इस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वारकर सर और इस कॉलेज के प्रोग्राम ऑफिसर गुरुदास बाल्की सर, थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन. और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे पता चला कि आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम होने के बावजूद आप लोग मुझे सुनने आए. सो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. लाइफ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ वो समय है. आप आपका 24 आवर्स कहाँ स्पेंड कर रहे, कैसे कर रहे, वो आपका कल और परसों और आने वाला फ्यूचर डिसाइड करता है. तो 24 आवर्स जो आपका लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली का. इवन दिस सेकंड जो मैं बोल रहा हूँ ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. आप 1 घंटा मुझे दें, आप जो समय मुझे देंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ से कुछ लेकर ही जाएंगे. मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ. मैं भी कोई प्रोफेसर लेवल पे या AP नहीं हूँ, मैं जस्ट अ स्टूडेंट. और मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं स्टूडेंट होकर स्टूडेंट को गाइड कर पाऊँगा कभी, बट एनी हाउ वो हुआ. सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली मैं प्रेजेंटेशन पे आता हूँ, अपने इंट्रोडक्शन पे आता हूँ, फिर बाद में हम लोग डिस्कशन सेशन रखेंगे. थोड़ा सा ट्रीट करना मेरी तरफ, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा माइक है ये दैट इज आप दोनों को विजिबल है कि नहीं? आपको यू कैन सेट करो खाली इसको डाउट हो गया बीच में कभी तो हैंड रेज कर सकता है. So this is my university name. मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंसेज यूनिवर्सिटी. मेरा कॉलेज जो है नागपुर वेटरनरी कॉलेज है, आप देख सकते हैं. एंड शी इज माय प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर वैशाली पांड्या मैम.
नाम तो मेरा आप सभी को पता होगा। मेरा स्कूल के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। मेरा स्कूल जो है राजेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल माहू है। माहू एक तहसील है, उस तहसील में छोटे से विलेज से बिलोंग करता हूँ मैं। जिस स्टेट में मुझे मेरा जब एडमिशन हुआ तो कॉलेज मुझे नागपुर मिला, नागपुर वेटनरी कॉलेज में। मेरा सबसे बड़ा चैलेंज नागपुर में आने पे ये था कि मुझे लैंग्वेज नहीं आती थी मराठी, और अभी भी बहुत प्रॉब्लम है। सो मेरा कॉलेज नागपुर वेटनरी कॉलेज एंड देन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट हम डायरेक्टली एनालिसिस पे आते हैं, फिर मैं धीरे धीरे एक स्टोरी आपसे डिस्कस करता जाऊंगा। सो ये जो मिनिस्ट्री है आप देखिए ऊपर ध्यान से, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मंत्रालय है। इसके अंडर हमारा एनसीसी, एनवाईएस, नेहरू युवा केंद्र जो होता है वो, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, ये सारे के सारे जो यूथ ग्रुप्स हैं ये सभी इसी मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, और यही मिनिस्ट्री हमको रेगुलेट करता है। ये लॉन्च कब हुआ था? 24 सितंबर 1969, वो तो आपको सबको पता होगा, एनएसएस डे 24 सितंबर, एंड इट वाज डन बाय इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री V.K.R.B. Rao at 37 यूनिवर्सिटीज। इस एनएसएस का मोटो आई होप सो एवरीवन नो, सबको पता होगा मोटो, नॉट मी बट यू। ड्यूरेशन 2 इयर्स एंड दैट 240 आवर्स कंपलसरी है सभी के लिए। एनएसएस के अंदर एक कंपलसरी कोर्स है दैट स्पेशल कैंप। ये बेसिक स्ट्रक्चर एनएसएस का, एनएसएस का लॉन्च हुआ था, और बेसिक 2 इयर्स का कंप्लीट करना है, देन स्पेशल कैंप 7 डेज, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट या लोगो, लोगो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां से डिराइव करा है एनएसएस का लोगो? सो इट वाज डिराइव फ्रॉम द वर्ल्ड सन टेंपल, वहां से डिराइव करा हुआ है। आप देख सकते हैं उसका बीम जो लिया हुआ है, 8 बार्स जो है, एक पिलर जो आपको दिख रहा है, तो वो 3 पहर को शो करता है हमारे दिन की। मींस आप यहाँ देख सकते हैं 10 किलोमीटर है, द 8 bars द represent 24 hours of a day। तो वो दिन के 3 पहर दिखाता है, 24 hours, वो 8 pillars। और जो रेड कलर, द रेड कलर शोज द ब्लड ऑफ यूथ। अगर हम खून जोश की बात करते हैं, दैट इज द रेड कलर, वो रेड कलर ये बताते हैं आपको। ओके, और जो ब्लू कलर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो लोगो है, वो रिप्रेजेंट करता है आपका चेंज। सी हियर, बदलाव। ओके, बदलाव एंड कंटिन्यू, यू कैन सी दैट। सो ये लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट, एनएसएस सॉन्ग आप सबको पता है, एवरीवन? अब ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। एनएसएस में कैंप्स कौन कौन से होते हैं? मतलब आपको कॉलेज लेवल पे नेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है। हो सकता है कि आप लोग इतना अवेयर नहीं है, बट आपको एक नेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है यहाँ पे। सी नेशनल कैंप्स कौन से आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। रिपब्लिक डे कैंप जो सबसे बड़ा कैंप माना जाता है एनएसएस के अंदर। रिपब्लिक डे कैंप के अंदर आपको परेड के लिए जाना पड़ता है, दिल्ली राजपथ पे आपको परेड करने का मौका मिलता है। सबसे बड़ा कैंप एनएसएस में यही है, रिपब्लिक डे कैंप। मतलब आप एक कॉलेज स्टूडेंट होकर एनएसएस के थ्रू, जैसे एनसीसी में लोग परेड करने जाते हैं दिल्ली, आप भी परेड करने दिल्ली जा सकते हैं। तो दिस इज द बिगेस्ट कैंप इन द एनएसएस। उसके लिए पहले आपको यूनिवर्सिटी लेवल क्लियर करना पड़ेगा, देन यू हैव टू गो टू स्टेट लेवल, फिर स्टेट से सिलेक्शन होगा आपका। सिलेक्शन होने के बाद प्री आरडी कैंप होता है, मतलब महाराष्ट्र स्टेट से 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स का सिलेक्शन होता है और रिपब्लिक डे परेड। फिर वो आप लोग आरडीसी दिल्ली को जाते हैं। ओके, उसके अलावा कैंप से एनआईसी, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, नेशनल एडवेंचर कैंप, नेशनल यूथ फेस्टिवल, नेशनल यूथ कन्वेंशन, ये नेशनल कैंप्स हो गए। फिर उसके बाद स्टेट कैंप्स होते हैं, आवाहन, प्रेरणा, उत्कर्ष, स्टेट एडवेंचर कैंप, स्टेट स्पेशल कैंप। ये सब बताने का मोटो ये है कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को एक स्टेट लेवल, एक नेशनल लेवल पर कैसे जा सकते हैं ना, वो शो करता है। तो अगर किसी को ये पीपीटी शेयर करूँ ना मैं सर के पास, तो आप उनसे लेके नोट डाउन कर सकते हैं। मतलब पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, नो डाउट, डिग्री सभी के पास होती है। आप इस कॉलेज में बैठे, कोई देश में जितने भी कॉलेज हैं, सभी लोग डिग्री लेके जाते हैं, नो डाउट इन दैट।
लेकिन उसके साथ में अगर आपके पास ये सब उपलब्धियां होती, नेशनल कैंप्स, स्टेट कैंप्स, तो आपका जो सीवी बनता है एंड में तो बहुत बहुत स्ट्रांग होता है। तो इंटरव्यूज वगैरह में जब आप जॉब के लिए जाते हैं या कहीं पर भी, सो ये आपको बाकी भीड़ से बहुत अलग कर देगा कि आपने स्टेट रिप्रेजेंट किया है, आपने नेशनल कैंप्स किए, स्टेट कैंप्स किए, तो आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये चीज। तो सभी लोग ध्यान रखें, ये कैंप्स की इंफॉर्मेशन आपकी प्रोग्राम ऑफिसर आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करते ही होंगे। तो इसमें आप सभी को पार्टिसिपेट करना है। सिलेक्शन होना नहीं होना वो बात का इशू है, बट आपको सभी को पार्टिसिपेट करना है। और जिसको वाकई नेशनलिज्म और देशभक्ति है दिल में, तो उन्हें तो स्पेशली जो आरटीसी कैंप होता है उसके लिए तो बहुत मेहनत करना चाहिए। ओके, कैंप्स ओवर हो गए, सी मेरी जर्नी की बात करते हैं अब हम लोग। मैंने कॉलेज में स्टार्ट किया था जयंती सेलिब्रेट करने से। आप सब लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके बाद शायद 1 घंटे बाद आपको वो सुनने का मौका नहीं मिलेगा, तो पूरा फोकस से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जर्नी मेरा कॉलेज से स्टार्ट हुआ था, जयंती नॉर्मल जयंती जैसे अभी हम लोग ने गारमेंट्स वगैरह इसमें चढ़ाया है, तो बेसिक वहीं से स्टार्ट हुआ था जर्नी, नो डाउट। हमारे कॉलेज में एनएसएस का कोई इतना महत्व नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ तो बहुत बड़ी है। हमारा प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होता है तो वहां पे एनएसएस का इतना महत्व नहीं होता। तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता था एनएसएस होता क्या है, कुछ भी नहीं पता था। जस्ट हम लोग जाते थे, एक रूम में जयंती मनाते थे और वापस 15 मिनट में सब बिजनेस खत्म। सो स्टार्टिंग मैंने यहाँ से किया था मेरे जर्नी, फिर धीरे धीरे उसमें पता चलते क्या मैं पढ़ता गया और लॉकडाउन लग गया। मुझे ज्यादा कुछ पता चल नहीं पाया, लॉकडाउन लग गया, सो वैसे ही वो वैनिश हो गया। सी जब लॉकडाउन लगा, मेरा बेसिकली होम टाउन गांव इंदौर में है, बट जब जो कोविड कंडीशंस थी, पेशेंट्स मर रहे थे और काफी बड़ा डिजास्टर था इंडिया में, सो मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि बीइंग अ वॉलंटियर आप मुझे नागपुर जाने दो। इतने ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम था, फैमिली बहुत 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 चिंता कर रही थी। देन टू आई आस्क्ड देम, मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे परमिशन दो। अगर मेरे जैसा यूथ घर में बैठ गया तो फिर देश का क्या होगा। मैंने उनसे बोला कि आप टेंशन मत लो, मुझे जाने दो। बहुत रिक्वेस्ट किया पेरेंट्स से मैंने मेरा घर छोड़ दिया और वापस नागपुर आया। नागपुर आने के बाद मैंने जो कॉलेज तो ऑफ थे सारे, कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स घर जा चुके थे, मैं अकेला था उस कॉलेज के अंदर। हॉस्टल भी खाली था पूरा, तो रूम लेके रहता था मैं पीछे, हमारे कॉलेज के पीछे। मुझे कुछ नेशन के लिए करना था। डर एक अपनी जगह है, लेकिन अगर आप नहीं उठेंगे तो ये देश नहीं उठ पाएगा कभी भी। तो मैंने फिर सोचा कि कुछ करना है। फिर नागपुर वापस आया मैं। फिर नागपुर आके मैंने सिर्फ पता किया कि उस सिटी में प्रॉब्लम्स अभी मेजर कौन से कहाँ पर आ रहे हैं। फिर एक एनजीओ से मुझे कॉल आता है कि हमारे स्टूडेंट्स 9th और 10th क्लास में हैं और लॉकडाउन की वजह से वो 11th क्लास में जाने वाले, सो उनके पास करियर गाइडेंस नहीं है। आफ्टर 10th उनको कौन सा सब्जेक्ट लेना है उन्हें आइडिया नहीं है। जैसे मेरे पास कॉल आया, देन मैं तुरंत गया वहां पर, और वहां पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स को, वो ऑर्फनेज है, उनके ना पेरेंट्स है ना गार्डियन है, उनके पास सिर्फ एक छत है और खाना है और बुक्स भी थोड़ा बहुत अवेलेबल हो होता है। तो मैंने स्टार्टिंग वहीं से किया था ना, उसके बाद से कि ऑर्फनेज जाके बच्चों को पूरा गाइड किया था कि आफ्टर 10th वो लोग क्या क्या ऑप्शंस है, वो क्या कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग वहां से हुआ था। फिर ये डिजिटल इंडिया मतलब बारकोड स्कैन करके पेमेंट कैसे करना है, तो जो एकदम अंडर प्रिविलेज जगह है वहां जाके मैंने ये एक प्रोग्राम लिया था कि आप मोबाइल में अकाउंट लिंक करके कैसे उसको पेमेंट कर सकते हैं स्कैन करके। सो दिस डिजिटल इंडिया को वर्क किया था मैंने। नेक्स्ट, डोर टू डोर पोलियो वैक्सीनेशन। जब हमारा कोविड का वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट होने वाला था, उसके जस्ट पहले जनवरी में ये पोलियो के लिए चल रहा था, तो वहां पर भी मैन पावर बहुत कम पड़ रहा था। मेरे साथ में आप जो लेडीज देख सकते हैं वो आंगनवाड़ी सेविका हैं, तो उनके साथ मिलके उनको हेल्प भी चाहिए था। मैंने नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाके रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे उनके साथ काम करने दीजिए, क्योंकि कोविड का तो चल ही रहा था, पोलियो के लिए भी चल रहा था उस टाइम पे वैक्सीन। तो मैंने उनको कहा कि मैं 7 डेज डोर डोर जाके मैंने उनके साथ वर्क किया था। नेक्स्ट, ये जैसे आई एम वेटनेरियन, तो एनिमल्स में भी डिजीज काफी, अगर आप लोग के पास अगर कुछ
पशु होंगे घर पे किसी के, तो लंपी डिजीज अभी आई थी, किसी को पता है लंपी के बारे में? प्लीज रेज योर हैंड, सिर्फ हाथ खड़े कर दीजिए, मुझे पता है लंपी। मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, डोंट वरी, आप हेजिटेट नहीं करें, सिर्फ हाथ खड़ा कर देगा लंपी के बारे में। या सो उसके रिगार्डिंग हमने काफी वर्क किया विलेज विलेज जाके, और गौशाला में भी हम लोग गए थे। कोविड पीरियड में खाना तो नहीं मिल रहा था, लोगों की जॉब चली गई थी, लेकिन जो लोग खाना खाते थे ना उसमें न्यूट्रिएंट नहीं होता था, तो मेनली डिजीज जो है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से होती थी। आप किसी के घर में सिर्फ चावल पका के खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं, तो उससे क्या है कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलता था, तो वैसे ही लोग बीमार पड़ जाते थे। तो पोषण पखवाड़ा एक वीक होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स का इंपॉर्टेंस बताया जाता है कि न्यूट्रिएंट आप खाएंगे तो आपका हेल्थ मेंटेन रहेगा, इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी। तो एक प्रोग्राम मैंने लिया था और वो एसेंशियल्स डिस्ट्रीब्यूट करे थे उसमें। रिप्लांटेशन नॉर्मल एक्टिविटी है। या नेक्स्ट सी, और ये कैंसर अवेयरनेस रैली 40 किलोमीटर साइकिल का हमने नागपुर में निकाला था। नेक्स्ट ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्री आरडी कैंप में मैं गया था, तो वहाँ मेरी फ्रेंडशिप हुई थी, विक्की नाम था इसका मेरे फ्रेंड का। सो इनका जो एनएसएस यूनिट था, मैं नागपुर से बाइक लेके गया था वाशिंग डिस्ट्रिक्ट तक ब्लड डोनेशन के लिए, क्योंकि उस टाइम में कोविड पीरियड में ब्लड का बहुत शॉर्टेज था, और मुझे पता चला कि उधर ब्लड का, मैं सिंगल था, अब मैं बताता हूँ आपको कि अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है विदाउट एनी हेल्प। उस टाइम पे जब कॉलेज का भी सपोर्ट नहीं था, हमारे जो कॉलेज में डीन सर है, सॉरी टू से दैट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं थे। डीन सर ने साफ मुझे कह दिया था, अगर तुझे कुछ हो गया तो जवाबदारी कौन लेकर देगी। तो इसलिए उन्होंने मना ही कर दिया था कि हम ऑफिशियल परमिशन नहीं देंगे। कॉलेज ने मुझे मना कर दिया था, क्योंकि उनके ऊपर भी जिम्मेदारी थी, उन्हें भी किसी को जवाब देना था। तो सर ने भी थोड़ा सा चिल्लाया, बट मैं नहीं रुका, ना मैंने फैमिली का सुना, और सॉरी टू से डीन सर को थोड़ा सा क्रॉस किया था मैंने, क्योंकि मुझे कुछ करना था, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता कंट्री। सो मैं दूसरे एनएसएस यूनिट में ब्लड डोनेशन के लिए गया। वैसे आप भी किसी भी कॉलेज को कोलैबोरेट करके एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ खड़ी करके आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। वो तो वाशिंग डिस्ट्रिक्ट का बहुत है, तो मैं नागपुर की बात करता हूँ। नागपुर में ब्लड का जो शॉर्टेज था, एक बोर्ड लेके मैं रोड पे खड़ा हो गया कॉलेज के बाहर की, ब्लड डोनेशन के लिए लोगों को मोटिवेट करना था कि आप ब्लड डोनेट करें। सो मैं कम से कम 4 से 5 घंटे वहाँ खड़ा था रोड पे, अकेला था बोर्ड लेके। सो 1 2 3 पीपल वहाँ पर रेडी हुए, ये 3 पीपल रेडी हुए थे ब्लड डोनेट करने के लिए। आप देखिए वहाँ पे क्या हुआ, मैं सिर्फ प्लाज्मा, उस वक्त आपको पता होगा प्लाज्मा का बहुत रिक्वायरमेंट था लोगों को, तो मैं सिर्फ उनका ब्लड कलेक्ट करने गया था। जैसे ही मैं ब्लड बैंक गया, तो ब्लड बैंक के बाहर गेट पे एक लेडी बैठ के रो रही थी, उनकी 6 मंथ की बेबी थी, तो उन्हें ए नेगेटिव ब्लड चाहिए था, और नागपुर में शॉर्टेज होने की वजह से उन्हें ए नेगेटिव नहीं मिल रहा था उस टाइम पे। मैं बस कैजुअली इन 3 पार्टिसिपेंट्स को लेके गया कि आपको ब्लड डोनेट करना है, और जैसे ही उन्होंने तीनों का ब्लड, 2 जो बॉयज थे उनका ब्लड सैंपल लिया, तो लकीली एक का ए नेगेटिव निकला। जैसे ही वो लेडी को पता चला कि उस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए और वो गेट पे बैठ कर रोने लग गई कि यू आर गॉड। देखिए मैं काम क्या करने गया था, और मुझे नहीं पता कि वहां पर कोई पेशेंट है या उन्हें रिक्वायरमेंट है। तो उस दिन तो 15 मिनट तो मैं शांत, मतलब कुछ बोल नहीं पा रहा था, बैठ गया कि मेरी वजह से ये मतलब एक बच्चे की जान बच रही है। पता नहीं था मुझे मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन वो सब इंसिडेंट हुआ उस दिन। मैं मतलब मैं बता नहीं सकता आपको कितना रोया घर पे आके, रूम पे आके, कि मैं मतलब केस लिए निकला था और मैंने क्या कर दिया। और उस लेडी का ये बताऊंगा मैं आपको कि जब डॉक्टर ने उसका ब्लड ग्रुप लिया, टेस्ट किया, तो वो व्हाटएवर बी या ओ था, सो वो हुआ। फिर डॉक्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको नेक्स्ट पीरियड्स कब आएंगे, तो शी वाज ऑन हर पीरियड्स, उनको ऑलरेडी पीरियड्स था उस टाइम पे जो ब्लड डोनेट आई थी। सो आप देख सकते हैं कि मैं इन तीनों में से एक को भी नहीं जानता, पर मेरे रिक्वेस्ट करने पे, शॉर्टेज होने के बावजूद वो 3 लोग रेडी हुए। एक पर्सन की वजह से उस बच्ची को ब्लड
ट्रांसफ्यूज किया गया पूरा टेस्टिंग करके। और वो लेडी जो थी कितना ब्रेव थी, आप सोचिए कि पीरियड्स होने के बावजूद वो वहाँ पे ब्लड डोनेट करने आ गई। शी वॉज सो ब्रेव। तो एक ऐसा इंसिडेंट ये ब्लड डोनेशन को लेकर हुआ था मेरे साथ। कैंप्स काफी किए मैंने, लेकिन ये जो फोटोग्राफ बहुत सारे मेमोरीज और मोमेंट्स और बहुत कुछ सीखने को मिला है इसमें। ये एंटी रेबीज वैक्सीनेशन स्ट्रेड एनिमल्स के लिए किया था मैंने। नेक्स्ट, ये बर्ड्स के लिए वाटर एंड फीडर्स। मैं नाइट में भी काम करता था। मैं सी ऐसा नहीं है कि बस दिन में काम किया और रात को सो गए। जब जब टाइम मिला मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। ऑर्फनेज, ब्लड डोनेशन से लेकर बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, हाँ, वाइल वर्किंग आपको फिटनेस का अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप काम तो कर रहे हो, आपके पास एनर्जी नहीं है, आप कैसे यूथ को मोटिवेट करेंगे? इसलिए आपका खुद का ध्यान आपको पहले रखना है। हेल्दी डाइट प्लस हेल्थ वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो फिजिकल फिटनेस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये टोबैको अवेयरनेस के लिए मैं गया था। कोविड पीरियड में लंग्स में जो इन्फेक्शन हो रहा था, तो मेनली वीक लंग्स जिनके हैं उनको बहुत जल्दी वो पकड़ रहा था और प्रॉब्लम आ रहा था। अब एक दिन में बंद करने से तो होगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट आई कैन ट्राई। मैं कोशिश ना करूँ ये तो बहुत गलत है। पर मैं अकेला था, मैं अकेला विलेज जाता था। इट वाज 40 किलोमीटर नागपुर से दूर था ये विलेज, और अकेला बैकअप लेके अकेला मैंने जाके पूरा विलेज कवर किया था पूरा। नेक्स्ट, एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, आपको दिखाना चाहूंगा। प्ले होगा ये? नहीं सर, पेन ड्राइव में हो सकती है। ये एक कंपटीशन था नेशनल लेवल का। वहां पर वीडियो प्रेजेंट करना था मेरे वर्क का, प्लस एक ओरल डिबेट जैसा था वहां पर। तो उसमें पार्टिसिपेट थे, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया था मेरे वर्क का। क्या अभी तक किसी को कुछ पूछना है क्या जब तक हो रहा है? आपस में डिस्कशन नहीं है, यहाँ बात करिए। 1 घंटा आप मुझे दीजिए।
हाँ या प्लीज गुड वेरी गुड, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जेंडर को लेके एज आई एम अ डॉक्टर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मेल है या फीमेल है, किसी भी हद तक आई एम रेडी टू वर्क। उस टाइम पे कोविड के साथ ब्लैक फंगस का एक बहुत बड़ा इशू आया था, आपको पता होगा अगर पेपर वगैरह पढ़ेंगे आपने। सो क्या होता था, जो अब मैं तो इतना मतलब पैसे नहीं है मेरे पास, मुझे जितना था फंड रेज करके कर सकता था मैंने किया। ब्लैक फंगस का बहुत ज्यादा उस टाइम पे कोविड के साथ इम्पैक्ट आ रहा था, और जो वुमेन्स पीरियड्स में आती थी, जो जिनके पास खाने को नहीं है, वो लोग ये सब कैसे यूज करेंगे, तो दे यूज वो डर्टी क्लोथ्स वगैरह यूज करते थे, तो उससे बहुत बड़ा इशू हो रहा था। मैंने कॉलेज में इशू डाला, स्टूडेंट्स से फंड इकट्ठा जितना पॉसिबल था फंड इकट्ठा करा, सैनिटरी पैड्स लिया और सबको लेकर डिस्ट्रीब्यूट किया पूरे उस एरिया में। आप वो बैग्स पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो उनके साथ भी मतलब जहाँ जहाँ पॉसिबल था वर्क करने के लिए मैंने काम किया। वो कचरा उठाने से लेकर ट्रीटमेंट से लेकर फूड डोनेशन से लेकर बहुत 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 किया। नेक्स्ट सी इसका जो हार्मोनी वीक होता है, आपको जो सेकंड ईयर स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा। फर्स्ट ईयर के कितने स्टूडेंट्स हैं एनएसएस फर्स्ट ईयर में? हैंड रेज करिए। सेकंड ईयर एनएसएस सेकंड ईयर। सो उसमें मैंने 11,688 मेरे कॉलेज के आसपास जितने शॉप्स थे, स्टूडेंट्स थे, प्रोफेसर थे, उनसे जाके मैंने फंड रेज किया था, और 5 रुपीज 10 रुपीज से मतलब जितना जो मिला मैंने करके पूरा 11,000। और इंडिया में ये रिकॉर्ड बीइंग अ वॉलंटियर, सिंगल वॉलंटियर कितना पैसे इकट्ठा कर सकता है। सो दिस इज द नेशनल रिकॉर्ड ऑफ माइन। और मैंने मेरे जेब से पैसा नहीं डाला, वरना डालने को तो कोई 50,000 डाल सकता है कि मैंने इकट्ठा किया, वो नहीं। मेरे पास पूरा एक पैसे का रिकॉर्ड है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो था टोटल मैंने पूरा सेंड किया था मैसेज को। तो ऐसा नहीं कि जेब से उठा के 10 डालते 20 डालते, नो, इट वाज सिंगल रुपी वाज वेरी जेन्युइन। फिर इंडिया रहेगी। बर्ड्स जो हम लोग पतंग उड़ाते तो उससे जो मांझा रहता है उससे प्रॉब्लम होता है, तो 15 kg मैंने अप्रॉक्स कलेक्ट किया था पेड़ों पे से निकाल के। जैसे विद वन फाउंडेशन का नाम लेकर ग्लोबल फाउंडेशन, उनके साथ मिलकर काम किया। नेक्स्ट नागपुर प्लॉटर्स एक बहुत बड़ा ग्रुप है, प्राइवेट स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो पूरे नागपुर में सफाई करते हैं। वो लोग हर वीकेंड को जाकर ड्राइव करते हैं, तो मेरा कॉलेज ने और उन्होंने पार्टिसिपेट साथ में मिलकर किया था। सो दैट दिस इज दैट। नेक्स्ट जी, ये दो एनजीओ है जिनके साथ मिलकर मैंने वर्क किया था। एक अग्निपंख फाउंडेशन है जिसमें फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव मैंने किया था, और एक बेटियां शक्ति फाउंडेशन है जिसके अंदर ब्लड डोनेट किया था। अब मुझे एनजीओ की जरूरत क्यों पड़ रही है यहाँ पर? क्योंकि मेरे पास मैन पावर नहीं था। आई वाज अलोन इन माय कॉलेज में मैं अकेला था, तो मेरे पास मैन पावर नहीं था। मैं कैसे सब अकेला मैनेज करता, मुझे टीम की जरूरत थी। तो जो फाउंडेशन मुझे मिलता था, जो एनजीओ मुझे मिलता था, उनके साथ मिलकर मैंने वर्क किया था। सी ये मैंने आपको शॉर्ट में बहुत सारी एक्टिविटीज बता दी है, बहुत सारी एक्टिविटीज है, बट कुछ बताई मैंने आपको। अब आपको इसमें काम कैसे करना है, आपको पता कैसे चलेगा आपको कौन कौन से काम करने हैं एनएसएस के अंदर, और उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है। तो मैंने इसमें शुरू किया सबसे पहले आपके प्रोग्राम ऑफिसर। आपके प्रोग्राम ऑफिसर के पास इतना इंफॉर्मेशन है जितना किसी के पास नहीं है, क्योंकि इन्हीं की बदौलत में
वहाँ तक पहुँचा वो मैं बाद में डिस्कस करेंगे। बट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपका पहले सबसे पहले आपके कॉलेज का प्रोग्राम ऑफिसर है। सेकेंडली आप देख सकते हैं जो सेकंड और थर्ड पे फोर्थ और ट्विटर का लोगो दिख रहा है आपको, सेकंड और थर्ड पे इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी डिलीट हो गया, डोंट नो व्हाई। सो उन पे आपको इंस्टाग्राम पे जाके एनएसएस के जितने पेजेस आपको मिलता है फॉलो करें। हर कॉलेज में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है, कुछ ऑनलाइन कंपटीशन होता है, क्विज कंपटीशन, डिबेट ऑनलाइन होते हैं। तो मेरा जो मेन कंपटीशन था मैं पूरा इसी को फॉलो करता था, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक। तो ऑलमोस्ट 700 to 800 पेजेस मैंने ऐसा फॉलो करे थे मिनिस्ट्री के सारे अदर कॉलेजेस के एनएसएस के। एटलीस्ट मुझे पता चल सके दूसरे कॉलेजेस में क्या क्या हो रहा है और मैं उनके साथ मिलके या अगर कॉम्पिटिशन है तो मैं उनसे कैसे फाइट कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने सारे पेजेस फॉलो किए थे। सेकंड आपके जो सिटी है, सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी पेज होता है इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे, फॉलो दें। आपकी सिटी में कौन सा इवेंट होने वाला है, आप पूरा का पूरे यूनिट मिलकर उनके साथ कैसे काम कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी वहां से मिल सकती है। सेकेंडली आपके सिटी के जितने एनजीओस है, आप सिटी के एनजीओस को फॉलो करें। वो कुछ भी एक्टिविटी लेने वाले हैं तो पहले वो नोटिफिकेशन डालते हैं कि वो कौन सी एक्टिविटी लेने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि यू कैन डू दैट, आप उनके साथ मिलकर डेफिनेटली काम करें। और सिटी के जो पेजेस होते हैं, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स होते हैं, कोई भी इवेंट होने वाला है तो उसका मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है, वॉलंटियर्स का, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि आपको कौन सा काम करना है और कहाँ कहाँ पॉसिबल है, तो आपको सब बताएंगे। बट प्रायोरिटी इज योर कॉलेज प्रोग्राम ऑफिसर। आप उनसे परमिशन लें, आप उनको बताएं कि सर ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, दे विल डेफिनेटली गाइड यू, वो आपको बताएंगे कैसे करना है। तो ये आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब आपने एक्टिविटी कर ली है, ओके, आपने कोई भी काम किया, अब क्या, ये वही चीज है। आपने काम किया, अभी जैसे मैंने ब्लड डोनेशन किया, जितना काम किया मैंने, अगर मैं आके आपको शो नहीं करूं या मुझे अवार्ड नहीं मिलता तो उस काम का फिर क्या होता। इसलिए जो आप वर्क कर रहे हैं उसका रिकॉग्निशन मिलना बहुत जरूरी है, ताकि आने वाले यूथ को, जैसे आप बैठे, आप में से कोई डेफिनेटली वहां तक पहुंचेगा, तो आपके बाद जो नया बैच आएगा तो आने वाले यूथ तक वो मैसेज जाना चाहिए। इसलिए आपका वर्क को रिकॉग्निशन मिलना बहुत जरूरी है। आपने जो काम किया है उसको मिलना चाहिए रिकॉग्निशन। ओके, सो नेक्स्ट, अब वो कैसे मिलेगा? सी मैं जो पोस्ट करता था, जो मैं काम करता था, तो उसे मैं मेरे अकाउंट में डालता था, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक या ट्विटर, एनीथिंग, और उसमें फिर सबको मैं टैग करता था। मिनिस्ट्री में जितने भी ऑफिसर्स है या मिनिस्ट्रीज है, उन सबको टैग करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे मस्ट नो कि आप बीइंग एन वॉलंटियर लेवल पे आप क्या कर रहे हैं। तो आपको आपका काम इस तरीके से उनको शो करना है। आपकी रिपोर्ट तो प्रोग्राम ऑफिसर के पास आती है आपके, और वो फिर रिपोर्ट ऊपर करते हैं, वो एक प्रोसेस है, नो डाउट इन दैट, वो होता है। लेकिन आपको इंडिविजुअल लेवल पे कैसे आप लोग आपके कॉलेज के यूनिट को, आपको खुद को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ये उसका रास्ता है। आप काम करें, उसका पूरा ब्रीफ में लिखे आपने कहाँ काम किया है, किनके साथ मिलकर किया है, इसके गाइडेंस ऑफ वर्क क्या है, आपके प्रिंसिपल का नाम लिखिए, आपके प्रोग्राम ऑफिसर का नाम लिखिए, तो उससे क्या है, उनको शो होता है कि दे आर गोइंग वेरी हार्ड। तो ये तरीका है कि आपने काम करने के बाद यू हैव टू शो द मिनिस्ट्रीज एंड द पीपल कि आप क्या काम कर रहे हैं। ओके, और आप इसमें टैग न्यूज़पेपर वालों को भी करें, ताकि उनको भी पता चले कि आपकी यूनिट क्या काम कर रहा है, डेफिनेटली वो आपको अप्रोच करेंगे। अब मैंने जितना भी वर्क किया था, आप उसके अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये एक मेरा पहला जो मुझे मिला था, मिले तो बहुत सारे, लेकिन मेजर की बात करते हैं। जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल एनजीओ है, बहुत बड़ा एनजीओ है, सबसे पहला इन्होंने मुझे सम्मान किया था। नेक्स्ट, बस पूरा आपका जो कैंप होता है 7 डेज का, एनएसएस कंप्लीट होने के बाद आपको अगर आपका वर्क का रिकग्निशन चाहिए तो यू हैव टू अप्लाई फॉर अवार्ड्स। तो उसका तरीका है, पहले कॉलेज लेवल पे सिलेक्शन होता है स्टूडेंट का, देन इट विल गो टू यूनिवर्सिटी लेवल। यूनिवर्सिटी लेवल पे एक वॉलंटियर का सिलेक्शन होता है, ओनली वन, इट मे बी बॉय और गर्ल, कोई दिक्कत नहीं है। सो मुझे फिर बेस्ट वॉलंटियर का अवार्ड मिला यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट, सी दिस इज अ नेशनल कॉम्पिटिशन,
नेशनल कॉम्पिटिशन में ऑल इंडिया में मेरा सेकंड रैंक था फ्रॉम महाराष्ट्र। यह मॉरियर एनएसएस अवार्ड कोविड पीरियड में ही मुझे मिला था ये। नेक्स्ट ये वीडियो प्ले करिए थोड़ा सा सब दिखाइए। यूनिवर्सिटी के बाद यू विल गो फॉर स्टेट बेस्ट वॉलंटियर अवार्ड, जैसे विशाल का अवार्ड है, सो ही इज वन ऑफ देम। स्टेट बेस्ट वॉलंटियर का अवार्ड विशाल को भी मिला है। स्टेट अवार्ड मुंबई में फंक्शन हुआ था। सो यूनिवर्सिटी लेवल के बाद ये स्टेट लेवल अवार्ड होता है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे साथ तो ऑलरेडी स्टेट लेवल के अवार्डीज हैं। एक आपको वॉलंटियर विशाल और आपके प्रोग्राम ऑफिसर गुरुप्रसाद वाल्मी सर यहाँ बैठे हैं, जिन्हें स्टेट अवार्ड भी मिला है। So, yeah. वो वीडियो प्ले करिए मिनिमाइज करके फोल्डर में नेशनल ऑडियो सीट कर बढ़िया ध्यान से देखिए। वॉरियर के रूप में घर घर जागरूकता की लौ जलाते रहे। सरकार के सांप्रदायिक सौहार्द फंड में 11,688 रुपए आपने इकट्ठा करके जमा किए। आपने जागरूकता के कई अभियानों में पूर्ण प्रतिबद्धता से हिस्सा लिया। श्री दिवेश किंगारे, एनएसएस स्वयं सेवक। अभी मेरा ब्रीदिंग रेट बढ़ गया वो वीडियो देख के, क्योंकि वो जो मोमेंट था आई कैन टेल यू। सी ये क्लिप पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वो जो राष्ट्रपति भवन का शेयर करना चाहूँगा। वो सिर्फ 30 सेकंड का वीडियो आपने देखा, ओनली 30 सेकंड। मैं वहाँ पर 6 आवर्स था विद माई फैमिली। तो मुझे कभी लगा नहीं था कि एनएसएस मुझे वो दे सकता है जो मैंने कभी सोचा नहीं था। हमारे कॉलेज में एनएसएस का नामो निशान नहीं है, पूरी यूनिवर्सिटी में नहीं है इनका। और हमारे प्रोग्राम ऑफिसर टोटल में वो लेडी है, उन्हें कुछ भी नहीं पता एनएसएस के बारे में, और मुझे भी नहीं पता था। मेरा काम जब मिनिस्ट्री ने देखा स्टेट में, तब मुझे एक कॉल आया और उन्होंने बोला कि आपको अवार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपके बराबर कंपटीशन किसी का नहीं है। मुझे नहीं पता था कि अवार्ड नाम की कोई चीज भी होती है। मैं सिर्फ अपना काम करता गया, पर मुझे किसी ने बोला कि आपको अप्लाई करना चाहिए, तो मैंने बस ऐसे ही अप्लाई कर दिया। सो यू नेवर नो कि आप छोटा सा काम अकेले कर रहे हो। अब ये मत सोचिए कि आपको टीम की जरूरत है, और आपको बहुत लगी है कि आपके कॉलेज के पास इतना बड़ा वॉलंटियर का स्ट्रेंथ है। आपका कॉलेज चाहे तो क्या नहीं कर सकता।
जब मैं अकेला बंदा वहां तक जा सकता हूँ, आप सोचिए 200 स्टूडेंट्स प्लस, मतलब क्या नहीं कर सकते। और आपके पास आपके जो गाइड है, आपके जो प्रोग्राम ऑफिसर है, आपके प्रिंसिपल सर है, तो इतना कुछ है आपके पास। मेरे तो प्रोग्राम ऑफिसर को भी कुछ नहीं पता था। ये मतलब उनको मैं नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, उनकी गलती नहीं है। शी वाज आल्सो न्यू, वो भी नए थे मेरे जैसे, तो उन्हें भी कुछ नहीं पता था। तब मैंने फिर स्टेट अवार्ड के लिए एप्लीकेशन अप्लाई किया मेरा, एंड वो वहां तक पहुंचा। और मेरा अकेले का ही नहीं, मेरे जो पेरेंट्स को मोमेंट, जो प्राउड मोमेंट फील हुआ उस राष्ट्रपति भवन में, केवल उन्होंने प्रेसिडेंट के साथ उनका ब्रेकफास्ट भी किया और उनका लंच भी उन्होंने वहाँ पे किया। तो ये मोमेंट उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो कभी जीवन में देख पाएंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ मी और उनके आशीर्वाद, उनकी मेहनत से आज वो उन्होंने वो चीज़ देखी। तो ऐसा नहीं, आप अगर एनएसएस का छोटा समझते हैं तो नेशनल लेवल पे, और ये एंड नहीं है, वो नेशनल अवार्ड जो मुझे मिला है वो एंड नहीं है, इसके बाद बहुत कुछ है, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। पर मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू शो करना चाहता हूँ कि जब आप कोई काम करना निकलते हैं ना, छोटा सा भी, सो यू नीड गाइडेंस। वाल्मीकि सर के पास इतना सारा नॉलेज था, सर से कांटेक्ट में मैं आया कि सर मुझे किसी ने नंबर दिया, मैम ने नंबर दिया था मुझे, शालिनी मैम, शी इज फ्रॉम नासिक, लास्ट फोटो जो है। तो मैम ने मुझे सर का नंबर दिया था कि आप सर से एक बार बात करिए, मैं अवार्ड के लिए अप्लाई कर रहा था, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक स्टूडेंट को स्टेट अवार्ड दिलाया है। तो इसलिए मैम ने बोला कि आपके लिए सबसे बेस्ट जो गाइडेंस है अभी सर ही है। फिर मैंने सर को कॉल किया, फिर सर मेरे कॉन्टेक्ट में, सर ने मुझे गाइड किया, क्योंकि मेरे पास गाइडेंस नहीं था। तो विदाउट गाइडेंस आपको बहुत टाइम लग जाएगा ऊपर जाने में, लेकिन आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस अगर है तो उसका आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो फिर सर थे, सी माय प्रोग्राम ऑफिसर थे, जो नीचे फोटो है राइट साइड में, जो मेरे प्रोग्राम ऑफिसर है डॉक्टर वैशाली पांड्या नाम, और उनके हस्बैंड है शालिनी मैम, एंड ऑफ कोर्स माय फ्रेंड्स। बिना मेरे फ्रेंड्स के आई वाज नथिंग, और आज तो एक मेरे साथ ही आया है, जब मैंने उसे बताया तो डॉक्टर बलदेव कटारिया वो मेरे साथ ही है वो। तो दिस इज व्हाट आई मीन, फ्रेंडशिप का मतलब ये होता है, यू नो, फ्रेंडशिप का मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आपकी ग्रोथ कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ होना चाहिए, कि आप भी बढ़े और वो भी बढ़े। उसने वैसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ऐसा नहीं, आपकी फ्रेंडशिप कंस्ट्रक्टिव ही होना चाहिए। सो मेरे अवार्ड के पीछे इन सभी लोगों का हाथ है, मेरी जर्नी में मैं अकेला नहीं, बिना गाइडेंस का नथिंग। घर से जो मुझे शिक्षा मिली है, जो संस्कार मिले हैं, वो मेरा फैमिली फोटोग्राफी है, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था। सर मैम का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट था, और ऑफ कोर्स मेरे फ्रेंड्स। सो बिना उनके आई वाज नथिंग। तो ये मेरा अकेले की जीत नहीं है, इन सभी की जीत है, उनकी सबकी मेहनत जो है वो सफल हो गई। तो इन सबकी जीत है। आप बीच में देख रहे हैं, जो सबसे मिडिल में फोटो है ऊपर, कितने लोग जानते हैं इनको? कोई जानता है इनको? और ये हमारे महाराष्ट्र एंड गोवा स्टेट के जो रीजनल डायरेक्टर हेड जिसे कहते हैं, वो है कार्तिकेन सर। तो इनसे मतलब इनका फोन मुझे डायरेक्टली आता था, मैं जो मैंने आपको इंस्टाग्राम पे दिखाया कि मैं टैग करता था सर को, मिनिस्ट्री को, तो सर मेरा वर्क देखते थे, और अचानक एक दिन उनका कॉल आता है मेरे पास फ्रॉम हाईएस्ट अथॉरिटी, मतलब स्टेट की हाईएस्ट अथॉरिटी का मेरे पास कॉल आता है, विदाउट किसी की हेल्प के सर मुझे कांटेक्ट करते हैं कि आप इतना काम कैसे कर रहे हो। तो जो अब मैंने काम किया वो सर की नजर में आया, और सर ने उसे रिकॉग्नाइज करा, और फिर सर कांटेक्ट में आए, फिर सर ने बोला आप अप्लाई करो। सर ने भी सजेस्ट किया कि आप अवार्ड के लिए अप्लाई करो, यू डिजर्व दैट। फिर मैंने अप्लाई किया। See, this is the final photograph. ये मोमेंट में आपको मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मैंने कभी सोचा नहीं था वहां से पहुंच पाऊंगा कभी। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब मुझे अवार्ड मिल गया है, अब आगे मैं क्या करूँ अवार्ड्स में? क्या लगता है आपको? जॉब करना चाहिए? नहीं करना चाहिए? खाऊंगा क्या मैं? सो आफ्टर दिस अचीवमेंट, जैसे मैं एक छोटे से विलेज से बिलोंग करता हूँ,
और एक ऐसे स्टेट में आता हूँ जहाँ मुझे लैंग्वेज तक समझ में नहीं आती है। आज भी मैं आपको कह रहा हूँ, सर ने जब इन्विटेशन लेटर मुझे भेजा था टोटल मराठी में था, तो मुझे नहीं समझा सर इसमें क्या लिखा है। आप सोचिए कि इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद सारे ऑफिशियल लेटर मराठी में आते दैन टू, उसके बावजूद भी मैं उसको 10 जगह पूछता था इसमें क्या लिखा है, आपको एक पढ़ के बताया मुझे। फिर मैं उसको समझता था, अंडरलाइन करता था कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, और फिर मैं काम करता था। तो चैलेंज कुछ भी नहीं, आप अकेले हो। मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया कि अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है। लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है था मुझे, आपका कुछ भी हो सकता है, बट वी हैव टू फाइट, आपको लड़ना पड़ेगा। आप वापस आते हैं अचीवमेंट के बाद मेरा क्या रोल रह जाता है। आफ्टर अचीवमेंट मेरा एक ही टारगेट है लाइफ का कि आप जैसे यूथ को मोटिवेट करना सबसे पहले था, क्योंकि जिनके पास ऑलरेडी अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, सब फैसिलिटी है जहाँ पर, वहाँ मुझे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ एक्चुअल नीड है नेशन को, मुझे वहाँ जाना बहुत पसंद है। इसलिए मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि अलग अलग कॉलेजेस में जाके बच्चों को मोटिवेट करना कि आप कैसे काम कर सकते हैं। और और नेक्स्ट टारगेट मेरा ये है कि आप जैसे आप स्टूडेंट्स को तो मोटिवेट करना ही करना है, साथ ही साथ मुझे कुछ जो प्रोग्राम ऑफिसर्स भी है या ऑनलाइन मीटिंग से, वेबिनार से लेना है, जो पॉसिबल रहेगा मुझसे मैं करूंगा स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ आके मुझे रुकना नहीं है। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि नेशनल अवार्ड के बाद एक इंटरनेशनल प्रोग्राम होता है जहाँ पर आपको इंडिया रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। तो दिस इज नॉट द एंड, ये एंड नहीं है। इसके बाद आपको यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, नेशनल यूथ एक्सचेंज, जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बाहर से इंडिया आते हैं और इंडिया के बाहर जाते हैं। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी अभी मेरे पास है कि आई कैन रिप्रेजेंट इंडिया। तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि एक कॉलेज लेवल पे एक स्टूडेंट का बेसिक बैकग्राउंड, कोई फैमिली इतना हाई फाई नहीं, नो पॉलिटिकल मीन्स, कोई पॉलिटिकल पहचान नहीं है मेरा। नागपुर महाराष्ट्र में तो ऑब्वियसली मैं किसी को नहीं जानता। देन टू, अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं सिंसियरली, और डेफिनेटली मिनिस्ट्री आपको रिकॉग्नाइज करेगी और आपको जहाँ पर लेके जाएगी। सो ये एंड नहीं है, मेरा मेन टारगेट आप जिस यूथ को मोटिवेट करना ही रहेगा हमेशा। अगर आपको मुझसे कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हैं, सन ऑफ इंडिया। अगर आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे, यू विल आप मुझे वहाँ देख सकते हैं। आपके सबसे, मैंने आपको पहले बताया कि आपका सबसे पहला जो गाइड अगर कोई रहेगा तो आपके प्रोग्राम ऑफिसर रहेंगे, क्योंकि इन्हीं के गाइडेंस में मैं वहां तक पहुंचा। तो आप वो इन्हीं के कॉलेज के हैं, तो आप कहाँ जा सकते, सोचिए आप। सो आपके पास एक बहुत क्या कहते हैं हीरा जैसे है आपके पास इस कॉलेज में। सो आप सर से मिलिए, डिस्कस करें जो भी है, और अगर मेरा कहीं हेल्प लगता तो डायरेक्ट मुझे मैसेज करें। आपका इंट्रोडक्शन दे नीचे पहले कि माय नेम सो एंड सो, आई बिलोंग फ्रॉम दिस कॉलेज। आपका ईयर मैसेज जरूर करना कि कौन से एनएसएस सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर में, और आपका जो भी क्वेरी हो आप डेफिनेटली मुझे मैसेज करें और मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है क्या? अदरवाइज आई वुड लाइक टू एंड इट। आप पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ और मैं तो बैक बेंचर हूँ, तो आपको बहुत ब्रेव है। या मतलब मेरा एकेडमिक्स इतना अच्छा नहीं, बट आई एम अ गुड प्रैक्टिशनर। मेरा प्रैक्टिस बहुत अच्छा है। बट इफ एनीवन वांट टू आस्क समथिंग, कोई पूछना चाहता है तो पूछिए। और डरना किस लिए, मैं भी तो स्टूडेंट हूँ, कोई नॉर्मल आप ही की तरह। कुछ पूछना है किसी को? ये मौका दोबारा नहीं आएगा आपके पास, मतलब लाइक सर ने बोला था कि ऑनलाइन ले लेते हैं हम, पर मैंने बोला सर ऑनलाइन में वो मजा नहीं आएगा और ना मैं एक्सप्रेस कर पाऊंगा प्रॉपर्ली, इसलिए मैं इतना दूर से आप लोगों के लिए आया हूँ। तो आपको किसी को कुछ पूछना है, कुछ भी अपार्ट फ्रॉम एनएसएस के अलावा अगर कोई पूछना तो भी पूछे, आई एम रेडी फॉर इट। सर सिंपल क्वेश्चन, आपके कोड पे जो दिख रहा है लोगो, बाकी लोगों के कोड पे जो उससे जरा डिफरेंट है लोगो। सो इज देयर एनी स्टोरी बिहाइंड दैट? टाई में भी है, उसमें भी है। नहीं सर, आपने कोड बनवाया थे? ये सर मिनिस्ट्री ने टोटल दिया बीच में। या सी, या बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर ने भी क्वेश्चन पूछा, ये मैं आपको बता दूं कि टोटल जो गेटअप है, टोटल दिल्ली में हमको होटल में मिला था। 5 स्टार होटल में अकोमोडेशन था,
5 डेज के लिए टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। और बीच में वीडियो में प्लेन का एक मैंने फोटो डाला था, और ट्रैवलिंग अलाउंस जिसको कहते हैं ट्रैवल का, तो वो भी मिनिस्ट्री आपको पे करती है, आपका फ्लाइट का टिकट। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि फ्लाइट में कभी बैठ पाऊंगा, बट एनएसएस के थ्रू मैं वहां तक पहुंचा और पहली फ्लाइट में मैं बैठा, और ये पूरा ड्रेस कोड उन्हीं की तरफ से टोटल। और अगर आप आरडीसी के लिए भी सिलेक्ट होते हैं, रिपब्लिक डे परेड कैंप के लिए, सो देन टू आपको 1 लाख का किट मिलता है पूरा। आपका 1 मंथ का रहना खाना पीना सब मिनिस्ट्री देती है, आपको प्रॉपर शूज ब्लेजर और आपका कैप सब कुछ मिनिस्ट्री देती है आपको। तो ऐसा नहीं, अगर आपने कुछ करने का जुनून है तो वो भी पर आपके सामने झुकेंगे, आप करिए। और एक और चीज मैं आपको बहुत अच्छी बताऊंगा कि जैसे मुझे मराठी नहीं आती लैंग्वेज, तो मुझे इस बात की कोई शर्म नहीं है। आप में से हो सकता है किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम होगा, हो सकता है, नो डाउट। मुझे मराठी में जनरल, तो आपको भी हो सकता है, नो डाउट। लेकिन वो ठीक है, अगर आप अपनी बात एक्सप्रेस कर पा रहे, कोई भी लैंग्वेज हो, फर्क नहीं पड़ता उससे। बस आप में वो हिम्मत होना चाहिए कि आप फेस कर सकते सब। एंड वन मोर पॉइंट आई वांट टू ऐड, या सर, आपने जब समाज में कार्य करने के लिए जब पैसा इकट्ठा करने का जो निर्णय लिया, तो उसमें आपको कोई दिक्कत आई क्या? मतलब समाज में जो हमने ये फील हुई कि जब हम समाज के लिए कुछ अच्छा करने का सोचते, तब लोग उसको ध्यान नहीं देते, उसको सपोर्ट नहीं करते उनको, बराबर। तो आपको कुछ दिक्कत आई क्या उसमें? मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया नहीं, मतलब फंड इकट्ठा करने में, क्योंकि हमारे कॉलेज की स्ट्रेंथ आपके कॉलेज से कम है। आपके यहाँ स्टूडेंट्स काफी ज्यादा है हमारे कॉलेज से ज्यादा, तो ये आपका प्लस पॉइंट है। दिक्कत तो हर जगह की माय फ्रेंड, ऐसा नहीं कि बस फंड इकट्ठा करने में नहीं, जब पहला कदम रखा था ना दिक्कत वहीं से चालू हो गई थी पूरी जर्नी तक। तो ऐसा नहीं, प्रॉब्लम्स आता है, पर आपका बीइंग अ वॉलंटियर आपका काम है कि लोगों को प्रॉपर समझाना, कि आप उन्हें समझाएं कि आप क्या काम करना चाहते हो। क्योंकि जब तक किसी को क्लियर नहीं होगा ना मेंटली आप क्या काम करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, तो हो सकता प्रॉब्लम आए। तो आप प्रॉपर उन्हें समझाएं कि हम ये काम करना चाहते हैं, इसके लिए करना चाहते हैं, तो आपको फंड मिलेगा। मुझे प्रॉब्लम आया था कोविड पीरियड में, जैसे मैं अकेला था, मैं जॉब पे तो नहीं हूँ था, तो मैंने मेरे प्रोग्राम ऑफिसर से हेल्प मांगी थी कि मैम एंड सर आप थोड़ा सा हेल्प करिए, कॉलेज में नोटिस डालिए, इस काम के लिए मुझे जरूरत है। तो जो भी अगर फंड आ सकता है, भले 10 रुपीज है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो किसी अच्छे काम के लिए यूज हो रहा है तो आप प्लीज दीजिए। तो आप ऐसा कॉलेज में एक नोटिस डाल सकते हैं कि सो एंड सो आप ये काम करना चाहते हो, फंड की जरूरत है, तो डेफिनेटली वो रेज हो जाएगा। या एनीवन एल्स? आपको सब समझ में आ गया, मतलब आप सब एकदम कोई डाउट नहीं है। एक और चीज मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा थोड़ा स्किन का प्रॉब्लम है। आप कैसे दिखते हैं, आपके पास कितनी फैसिलिटी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो नहीं पड़ता, अगर किसी को पड़ता हो कि तैयार होकर जाना है, ये करना है, वो करना है, तो मेरे लिए वो कुछ भी नहीं। मैं अकेला जब इतना बड़ा झाड़ू लेके फुटाला साफ कर सकता हूँ, मुझे फुटाला लेके नागपुर में, मुझे कोई शर्म नहीं आती सोशल वर्क करने। एक अच्छे काम के लिए कर रहा हूँ, और देखिए कि वो वर्क रिकॉग्निशन कहाँ तक जाता है। आप कैसे दिखते हैं, आपके पास क्या है, आपका लैंग्वेज में प्रॉब्लम है क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका एफर्ट जो है ना, कोशिश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो शर्म निकाल दो और बस कोशिश करें, मेरा यही मैसेज रहेगा। और आने वाले यूथ को मोटिवेट करें आप, और कुछ हेल्प लगे तो डेफिनेटली आपको मैंने बताया सम ऑफ इंडिया से आप सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एंड यू कैन टेक्स्ट मी देयर। और बाकी तो सब नहीं आपके साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया, और आई होप सो कि आपको कुछ अच्छा मैसेज मिला होगा, और आप लोग आगे बहुत कुछ करेंगे लाइफ में। आप जैसे वो मैसेज देख रहे हैं, आप फोटो लास्ट फोटो ध्यान से देखिए, इस देश की बागडोर आप लोग के हाथ में है। अभी एक यूथ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, 2-3 मिनट और बोला सर, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यूथ का, मोबाइल। रात को सोते वक्त, सुबह ब्रश करने से पहले इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, किसी ने मैसेज, किसका स्टेटस है, क्या इतना इम्पोर्टेंट है ये चीज लाइफ में आपके? आप क्या साधारण फैमिली में बर्थ लेकर आप वहीं रहना चाहते हैं? व्हाट डू यू थिंक?
क्या लगता है आपको, आपके पेरेंट्स इतना संघर्ष कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप उनको बदले में क्या दे रहे हैं? ये लाइफ दे रहे हैं आप। सबके पास 24 घंटा है, 24 आवर्स सभी के पास है। मैं अलग से स्पेशल कोई टैलेंट नहीं है मेरे पास एज सच, वो वर्क था बस जो रिकॉग्नाइज हो गया। आपका क्या है? मैं तो बोल के अभी 5 मिनट में चला जाऊंगा, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? और अभी तो एक बहुत मैंने कहा ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में नहीं करता, वुमेन हो या मेंस हो, फर्क नहीं पड़ता। और अभी यूथ का बहुत एक मेजर प्रॉब्लम है ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो सीन है। मुझे समझ नहीं आता इतनी यंग एज में, जहाँ आपको करियर बनाना चाहिए, आपके पैर पे खड़े होना चाहिए, आप लोग अपना टाइम कहाँ खराब कर रहे हैं? आपके पेरेंट्स आपको इतना फीस पे करके आपको इतना बड़ा क्या गाइड किया, आप रिटर्न में उनको क्या दे रहे हैं? डिग्री तो कोई भी लेके जा सकता है। एक एवरेज बच्चा जिसका 45% 50% है, वो भी डिग्री लेके जा रहा है। आप में डिफरेंट क्या है? आज घर जाएं और सोचें जो मैंने बोला है एंड वर्क ऑन इट। और एनएसएस के अलावा भी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, डेफिनेटली आप टेक्स्ट करें। बाकी आपके प्रिंसिपल और सर लोग हैं तो गाइड डेफिनेटली आपको करेंगे। आज से आपकी सोच बदले, एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, बट कोशिश जरूर करें बदलने का। आपका इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक का टाइम करें, न्यूज़पेपर पढ़े और आपके लाइफ के करियर के बारे में अभी सोचे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने भी वही प्रायोरिटी पर रखा है। क्योंकि अगर मैं इन सब कामों में लग गया तो फिर फैमिली का बहुत लॉस है, नेशन का बहुत बड़ा लॉस है इसमें। मैं एंड कर रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं पूछना। ओके, तो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। आपका एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक। 10 को ऐसे है तो अच्छे से करिए, और कुछ भी लगे तो यू कैन आस्क। थैंक यू। धन्यवाद सर। कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। संकल्प के साधक हो तुम, साहस भरी उड़ान हो, मुकुट हो तुम्ही भारत माँ का, तुम ही हिंदुस्तान हो। महावीर हो तुम, बुद्ध तुम्ही हो, पंचतत्व के ज्ञाता हो, उठो विवेकानंद तुम्ही हो, भारत के निर्माता हो। उठो विवेकानंद तुम्ही हो, भारत के निर्माता हो। सर, आपने जो कार्य किया उसके लिए दिल से सलाम। वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट सक्सेस बी द नॉइज। अपना कार्य अपने पूरी मेहनत और पूरी शिकन से करो। इतनी शिकन से करो कि देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति कार्यालय को आपका कार्य नोटिस हो और उनके द्वारा आपका गौरव हो। यहाँ तक जाना किसी विशेष व्यक्ति की पहचान हो सकती है, पर जब यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति, हर एक युवक, हर एक स्टूडेंट जो कि एक एनएसएस वॉलंटियर है, वो सब इस मुकाम तक जा सकते हैं, ये मेरा आश्वासन है। बस जरूरत है तो एक गाइडेंस की और आपके में एक जुनून की, जैसा दिवेश गिन्नारे सर के पास है, और उन्होंने अपना कार्य बताया, अपना अनुभव आपके साथ शेयर किया, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और उन्होंने जो अनुभव बताया, उनके जो कार्य किए थे, उन सभी कार्य से हम सभी को सीख लेनी चाहिए और उन्हीं की तरह कार्य करते रहना चाहिए, ना कि सिर्फ एनएसएस वॉलंटियर बनके। पर जब हमारा एक एकेडमिक सेशन खत्म हो जाता है और हम सीख भी नहीं रहे होते, तब भी एज एक इंडिविजुअल हमें कार्य करते रहना चाहिए बिना फल की प्रतीक्षा किए हुए। तो सर के लिए एक बार फिर से एनएसएस क्लैप होनी चाहिए। डॉक्टर दिवेश गिन्नारे सर, इनके साथ आए इनके मित्र डॉक्टर बलदेव कटारिया सर, इनका भी स्वागत होना चाहिए। तो इनके स्वागत के लिए मैं एनएसएस वॉलंटियर अमन निमगढ़े को आमंत्रित करता हूँ। अमन,
NSS clap go. सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि कोरोना का जो पीरियड था उस वक्त हमारे महाविद्यालय की जो संस्था थी उन्होंने भी सबके NSS वॉलंटियर्स की मदद से और जो कमेटी है संस्था है उनकी मदद से कोरोना पीरियड में 12,000 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया था ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट. तो त्यानंतर 2019-20 मध्ये राज्यस्तरीय उत्कृष्ट राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक पुरस्कार प्राप्त विशाल दादा शेंडे आपल्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करतील असे मी त्याला विनंती करतो. धन्यवाद. कार्यक्रमाला पण खूप उशीर झालेला आहे तर 2 मिनिटच देतो. तर सर्वप्रथम मी महामानवाच्या प्रतिभेला अभिवादन करतो. आदरणीय विचारमंच उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर एस एम वाकड सर, तसेच उपप्राचार्य डॉक्टर शेराणे सर आणि आपले कार्यक्रम अधिकारी प्राध्यापक गुरुदास बलके सर आणि आपल्याला मार्गदर्शक म्हणून लाभलेले राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर दिवेश गिन्नारे सर आणि उपस्थित डॉक्टर व्यंकटरमण सर आणि डॉक्टर मनोज सर यांचं स्वागत करतो आणि उपस्थित सर्व विद्यार्थ्यांचे सर्वांचे स्वागत करतो. आज मी इथे जे काही बोलत आहे तर ते राष्ट्रीय सेवा योजनेमुळेच बोलत आहे. हे तुम्हाला सर्वांना माहीतच असतं. कारण ज्यावेळेस मी कधीही मला बोलण्याची सुद्धा संधी मिळत नव्हती, मी कोणापुढं व्यक्त होत नव्हतं, आज ही संधी मला राष्ट्रीय सेवा योजनेने दिली आहे. तर या राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये मी आल्यानंतर मला आपले कार्यक्रम अधिकारी प्राध्यापक गुरुदास बलके सर यांचे खूप मोलाचे मार्गदर्शन लाभले आणि तसेच आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर एस एम वाकड सर यांचेसुद्धा खूप मला मोलाचे मार्गदर्शन लाभले आणि त्यांच्या सहवासात मी आज कार्य करत गेलो. खरं तर जेव्हा मी लहान होतो तेव्हा शाळेत जायचो. शाळेतल्या भिंतीवर असं लिहून असायचं की मानवसेवा हीच ईश्वर सेवा, म्हणजेच मानवाची सेवा करणे म्हणजे साक्षात त्या प्रभूची सेवा करण्यासारखं होय. आणि हळूहळू मी मोठा होत गेलो. मोठं झाल्यानंतर राष्ट्रसंताचे भजनं ऐकत गेलो. राष्ट्रसंत आपल्या भजनातून असे म्हणायचे की माणूस द्या मज माणूस द्या, भीक मागता प्रभू दिसला. राष्ट्रसंत नेहमी आपल्या भाषणातून म्हणायचे की माणूस द्या मज माणूस द्या, भीक मागता प्रभू दिसला. त्यावेळेस मला राष्ट्रसंत संत गाडगे महाराज आठवतात. संत गाडगे महाराजांचं वेगळं असं काही नाही. संत गाडगे महाराज यांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य, आपलं संपूर्ण संसार त्यांनी कुटक्या गाडग्यामध्ये मांडलं आणि लोकांची सेवा करत करत त्यांनी आपलं संपूर्ण काया आणि आपलं संपूर्ण शरीर त्यांनी झिजवलं. त्यांनी स्वतः हातामध्ये झाडू घेऊन संपूर्ण गाव स्वच्छ केला आणि सायंकाळी प्रबोधनाच्या माध्यमातून आणि कीर्तनाच्या माध्यमातून लोकांमध्ये जनजागृती कसं करायचं यासाठी ते प्रयत्न करत होते. तसेच आज इथे तरुणाची खूप संख्या आहे. तर तरुण म्हणजे केवळ प्रियसीच्या मांडीवर डोकं ठेवून झोपाळ्यावर झुला घेणे म्हणजे तरुण नव्हे, तर मैदान शरीराला त्रासू शकत नाही. आव्हानाचे क्षण टिकण्याचे सामर्थ्य त्याच्या बलदंड भाऊमध्ये असतं आणि वादळ वाऱ्यावर स्वार होऊन एखाद्या समाजाची, एखाद्या राष्ट्राची गुढी उभारणं ज्याला जमतं ना, त्याला राष्ट्रीय सेवा योजना असे म्हणतात. खऱ्या अर्थाने असा सशक्त असा तरुण निर्माण करण्याचं काम जर कोण करत असेल तर ते राष्ट्रीय सेवा योजना करत आहे. तर खऱ्या अर्थाने आज असंख्य युवक दिसत आहे. तर युवकांच्या व्याख्या बदलत चाललेल्या आहेत.
म्हणजे काय झालं होतं की काही दिवसाअगोदर दुनियादारी नावाचा चित्रपट आला होता. कॉलेजच्या कट्ट्यावर बसणारी आमची ही तरुण पोरं आपलं आयुष्य सट्ट्यावर लावायला लागले. त्यानंतर टाइमपास नावाचा चित्रपट आला आणि झाडावर प्रेम करणारी ही तरुण पोरं झाडाखाली प्रेम करायला लागली होती. अशाही परिस्थितीत युवकांना एक चांगलं दिशा देण्याचं काम, युवकांना एक चांगलं मार्गदर्शन करण्याचं काम, चांगलं वळण लागण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते राष्ट्रीय सेवा योजनेने केलं आहे. हे तुम्हाला मला मान्य करावंच लागेल. आणि एवढेच बोलतो, इथेच थांबतो. खूप खूप धन्यवाद दादा. यानंतर आपल्या महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य माननीय डॉक्टर राजेश केरानी सर आपल्याला मार्गदर्शन करतील. धन्यवाद. आज के इस कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित मान्यवर, इस महाविद्यालय के विद्यार्थी मित्रों, अकेला चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया. डॉक्टर दिवेश की यात्रा जो देखी उसमें एक बात मैंने ये नोट की कि दिवेश ने लोगों को जोड़ने की कोशिश की तब जब लोग उसे मिले, और दिवेश ने काम करने की कोशिश तब की जब लोग नहीं थे. बहुत सारे काम ऐसे भी दिखे जो उन्होंने अकेले दम पे किए. ऐसा बोलते हैं कि 1 रुपया 1 लाख नहीं होता, 1 रुपया 1 लाख नहीं होता, लेकिन अगर लाख में से 1 को निकाल दे तो लाख लाख नहीं होता. सो इंसान 1 और लाख, अकेले को लाखोंपति कैसे बनाना, इसकी यात्रा देखकर मन प्रसन्न हुआ. अभिवादन करना चाहूंगा. ऐसा बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर, कैन नॉट नॉक्स द डोर ट्वाइस, 2 बार नॉक नहीं करती है. यहाँ पे विषय दिया गया है कि अपॉर्चुनिटी इन एनएसएस, और डॉक्टर हमारे मित्र बल्कि सर ने कहा कि एनएसएस में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में आप बताएंगे. मेरा मानना है कि एनएसएस में क्या क्या अपॉर्चुनिटी नहीं है. इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है जिस आप जो चाहे वो काम कर सकते हो. अगर डॉक्टर दिवेश नागपुर के फुटाला तालाब को ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं अकेला साफ कर सकता हूँ, तो आप जब शिवाजी कॉलेज के गेट पे घुसते हैं और अपने क्लास में जाते हैं तो रास्ते में आपको भी तो कचरा मिलता है. तब आपको भी सोचना चाहिए कि उन कचरे को मैं उठा लेता हूँ और जो भी नजदीकी डस्टबिन आएंगी उस डस्टबिन में डालूंगा. सोच, आपको सोच में बदलाव लाना चाहिए. जितना सोचोगे आपको. अच्छा, आपको पता है कि दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन है? जॉर्ज. दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन है? एलन मस्क. पूरे वर्ल्ड में अमीर आदमी कहाँ है पता है? कब्रिस्तान में. दुनिया के अमीर लोग कब्रिस्तान में है. दुनिया के अमीर लोग शमशान घाट में जल के स्वर्गवासी हो गए. वो अमीर इसलिए थे कि उनके दिमागों में हजारों करोड़ों अरबों आइडियाज थे. वो आइडियाज पर उन्होंने काम नहीं किया क्योंकि उनका ये मानना था कि लोग क्या करेंगे. समझ में आया? हजारों आइडियाज आते हमारे दिमाग में, नहीं करते हैं. क्यों? उन्होंने काहीतरी मंत्र का होना है. लोग क्या बोलेंगे, कि लोग क्या बोलेंगे हटा दो तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा, जैसा डॉक्टर दिवेश को मिला. उन्होंने वही किया. लोग क्या कहेंगे ये शब्द को दिमाग से हटा दिया. मैंने देखा उनकी यात्रा में, मुझे यही नजर आया कि उनको कुछ नहीं पड़ी थी कि लोग क्या कहेंगे, और इसीलिए उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला. एक और बात कहना चाहूंगा और अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा. एक सेठ, बड़ा अमीर व्यक्ति, रात को सोने के लिए गया. उसका भी संबंध इनकी स्टोरी से. मैं मतलब बाहर की बातें नहीं करता. तो रात को 11 बजे सोने गए सेठ. नींद नहीं आ रही थी. 12 बजे नींद नहीं आ रही थी. 1 बजा नींद नहीं आ रही थी. 2 बजा नींद नहीं आ रही थी. 2:30 बजा. अब सेठ बड़े परेशान, बड़े व्यथित हो गए. उन्होंने सोचा कि चलो अब मैं बाहर ही निकल जाता हूं. बाहर आए रोड पे, थोड़ा सा चले,
पास में मंदिर था, सोचा चलो भगवान के दर्शन कर लेता हूँ, आज तो नींद नहीं आ रही है, मन व्यतीत है, गए भगवान के दर्शन किए, दर्शन करके बैठे। जैसे बैठे तो उनका ध्यान पड़ा एक व्यक्ति बीमार एक व्यक्ति था। उन्होंने गौर से देखा तो वो व्यक्ति लगातार रो रहा था, भगवान को प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था। सेठ ने पूछा उनको कि भाई क्या समस्या है आपको? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं बहुत ही परेशान हूँ, मैं 3 दिन से पूरे गांव में, पूरे शहर में घूमा मदद मांगने के लिए कि किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरी पत्नी का आज सुबह में, रात के 2:30 बजे का किस्सा है, मेरी पत्नी का आज सुबह में ऑपरेशन है और अगर वो ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ तो उसकी मौत निश्चित है, मुझे किसी ने मदद नहीं की, इसलिए बड़ा परेशान होकर मैं यहाँ भगवान के सामने बैठा हूँ। सेठ को फौरन सेठ ने अपनी जेबों को चेक किया, जितने सभी जेब में चेक किया, हर सेठ था, जो भी पैसा निकला वो सब पैसा निकाल के उस व्यक्ति के हाथ में दे दिया। व्यक्ति के हाथ में दे दिया, वैसे ही व्यक्ति प्रसन्न हो गया कि हाँ इससे मेरा काम हो जाएगा। सेठ को फिर भी लगा हो सकता है और ज्यादा इसको जरूरत पड़ेगी। सेठ ने जेब से कार्ड निकाला, एक कार्ड निकाला, उस व्यक्ति के हाथ में दिया, गरीब के हाथ में, कि ये मेरा पता है, निसंकोच जो भी चीज की जरूरत पड़े वो मुझे फोन कर देना या मुझे आके मिलना। उस गरीब व्यक्ति ने उस पते को वापिस दिया। नहीं बोले मेरे पास पता है, तेरे पास पता है, क्या पता है? नहीं, मेरे पास उसका पता है जिसने आपको रात के 2:30 बजे यहाँ पर भेजा, इसलिए मुझे आपके पते की जरूरत नहीं है। समझ में आया? देवेश ने किस्सा सुनाया था कि 3 व्यक्ति ए नेगेटिव ब्लड की जरूरत थी, ऊपर वाले ने इंतजाम किया, वो रोड पे गए, ऐसे 3 व्यक्ति को चुना जिसका ए नेगेटिव था। मन के अंदर अच्छी भावना है तो आपको दूसरों के पत्र की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला ऑलमाइटी कुदरत आपको अपने आप अनेक ऐसे पते, अनेक ऐसी अपॉर्चुनिटी देंगे जिसके बल पे आप एक कामयाब व्यक्ति बनोगे। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है। थैंक यू वेरी मच। खूप धन्यवाद सर। यानंतर मी आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य माननीय श्री डॉक्टर एस एम वागड सर यांना विनंती करतो की त्यांनी विद्यार्थ्यांचे मार्गदर्शन करावे।